कहानी की शुरुआत होती है बरसात की एक रात को, जब मार्केट की एक बिल्डिंग में एक आदमी उसकी दीवार को हथौड़े से तोड़ तोड़ कर उस दरार में कुछ डालता है। मास्क पहना हुआ कोई ऊपर से उसकी फोटो खींच लेता है। अगले दिन एक आदमी को दिखाते हैं जो कि आज ही नौकरी में ज्वाइन करने जा रहा है, और इस आदमी का नाम है पार्क। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि एक आदमी तो उसको चुम्मी ही दे देता। जैसे तैसे उससे बचकर पार्क अपने स्टेशन पे उतरता है और सीधे पहुंच जाता है ऑफिस। वहाँ कई 100 लोग काम करते हैं और रोज ढेरों लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि यह है सरकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। पहला दिन है तो वो सबको मिठाई बांटकर अपने डेस्क पे काम करने बैठता है। लेकिन ये देखिए, काम करने से पहले सब कुछ बहुत ही नीट तरीके से अरेंज करता है। उसकी कॉलीग तो चौंक जाती है कि कोई इतना भी साफ सुथरा होता है क्या, और वो भी एक आदमी। इस तरह वो कंफ्यूज होकर पार्क को देख रही होती है, और तब मास्क और हुडी पहना हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर आता है। एक्चुअली वो कल रात जो बिल्डिंग में फोटो खींचा था ना, यही है वो। उसको देखते पार्क के पास बैठी कॉलीग घबराकर फोन उठाकर कान में रख लेती है, और वो भी उल्टा, हालांकि फोन रिंग भी नहीं हुआ था। एक आदमी फाइल लेकर पार्क के पास आता है, लेकिन मास्क वाले को देखते ही वो तुरंत मुड़कर चला जाता है। पर पार्क समझ नहीं पाता कि ये सब मास्क वाले से इतना डर क्यों रहे हैं, और तब वो मास्क निकालता है। निकालता नहीं, निकालती है, और वो कोई और नहीं, एक दादी है। लो, इस दादी से इतना डर रहे थे सब, ये सोचकर पार्क अपना काम करता है। दादी सीधे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के चीफ के पास जाकर एक फोटो दिखाती है। चीफ कहता है कि ये क्या है दादी, कोई उस बिल्डिंग की दीवार पर सुसु कर रहा है, उसकी फोटो खींच कर लाई हो, आप बताओ। दादी कहती है ठीक से देखो, वो सुसु नहीं कर रहा, मार्केट की दीवार को हथौड़े से तोड़ तोड़ कर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है। जो बिल्डिंग एकदम स्ट्रांग है उसकी दीवार पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसे जानबूझकर खराब कर रहा है। तब चीफ के पास खड़ा आदमी कहता है कि रात को आते जाते लोग उसमें सुसु करते हैं, इसीलिए उस बिल्डिंग को तोड़कर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दादी कहती है अच्छा, ये सब कहने वाले तुम कौन होते हो? वो भी कह देता है मैं उस बिल्डिंग का ओनर हूँ, और क्या। ये सुनकर तो दादी उसको गाली ही देने लग जाती है। ओनर उस बिल्डिंग को तोड़वाकर नई बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन दादी का सवाल यह है कि जब तक नया बिल्डिंग बन नहीं जाता तब तक वहाँ जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनका क्या होगा, उन दुकानदारों की आमदनी का क्या होगा। जब तक नई बिल्डिंग बन नहीं जाती उन सबको कंपनसेशन के तौर पर एक अमाउंट दे दो, ये होती है दादी की मांग। लेकिन ओनर तो इनकार कर देता है। वो आगे कहती है कि ऊपर से जब नई बिल्डिंग बन जाएगी तो ये भाड़ा भी बढ़ा देगा, जो कि वो लोग दे नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि बिल्डिंग ओनर और कॉर्पोरेशन वालों ने मिलकर एक आदमी को हायर किया है और उसे इस तरह पुरानी बिल्डिंग को तोड़वाकर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने को कहा हुआ है। इस तरह वो क्या करेंगे, ये बहाना करेंगे कि देखो बिल्डिंग तो टूटने वाली है, तो क्यों ना इसको पूरी तरह तोड़कर नया बनाया जाए। और उनके इसी प्लान को रोकने की दादी कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन चोर के पास जाकर चोरी की कंप्लेंट करने से क्या फायदा ना, यही सोचकर दादी परेशान हो जाती है और उनसे लड़ती रहती है। तब पार्क दादी की फोटो क्लिक कर लेता है। अरे तुम मेरी फोटो क्यों ले रहे हो? वो इसीलिए दादी की हर चीज का प्रूफ चाहिए। दादी कहती कि तुम कौन हो, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें इस ऑफिस में। देखो दादी, मैं जो भी हूँ आपको इससे क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फॉर्म भर दीजिए, हर समस्या को सुलझा दिया जाएगा। ये फॉर्म वो मैं नहीं भरूंगी समझे, तुम मेरे साथ चलो, प्रॉब्लम लाइव दिखाती हूँ, तब ठीक कर देना उसको। पार्क कहता है कि टोकन नंबर 4 प्लीज आ जाइए। तो दादी तो टोकन नंबर 4 वाली औरत को रोक देती है कि देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ, दिखता नहीं तुम्हें? पार्क कहता है कि दादी इस तरह नहीं चलेगा, आपको भी दूसरों की तरह टोकन लेना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम आपकी अर्जी लगाएंगे। दादी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये लौंडा ज्यादा बन रहा है, और वो सीधे पार्क का नाम देखकर कहती है कि ठीक है पार्क बेटा, मैं कल आकर तुमसे मिलूंगी। इस तरह पार्क को धमकाने वाली ध्वनि में बोलकर दादी चली जाती है। फिर पार्क चीफ से मिलता है तो वो तो कहता है कि उस दादी से मैं खुद भी डरता हूँ यार, वो साधारण दादी नहीं है, गॉब्लिन दादी है। जानते हो अब तक उसने हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स दी है? 8000 से भी ज्यादा। मार्केट में माल रखते हुए थोड़ा सा तेल गिर जाए तो उसकी कंप्लेंट, कोई बिना हेलमेट की गाड़ी चला ले उसकी फोटो खींचकर कंप्लेंट दर्ज करती है। मार्केट का रास्ता साफ होना चाहिए, अगर किसी ने गलती से कोई बॉक्स रख दिया तो उससे लड़ने लगती है। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं एक फ्लैशबैक बताता हूँ। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दादी मार्केट में जा रही थी तो दीवार पर एक बैनर लगा हुआ था। दादी ने एक आदमी से पूछा ये बैनर यहाँ क्यों लगा हुआ है? तो उस आदमी ने बताया कि दादी ये हमारे देश के नए प्रेसिडेंट है। तब जानते हो दोस्तों दादी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट है तो चुपचाप बैठा रहे अपनी कुर्सी पर, इधर मार्केट में उसकी फोटो रखकर क्या आरती उतारनी है हमें, हटाओ इसको यहाँ से। और ये कहकर दादी ने प्रेसिडेंट पर भी यहाँ हमारे पास आकर कंप्लेंट लिखवा दी। इस दादी के डर से ऑफिस में कई चीफ्स ट्रांसफर हो गए, भाग गए यहाँ से। पता है तुम्हें, मैं तो खुद भी भागने वाला था, लेकिन जिस तरह से तुमने उसको हैंडल किया, मेरे अंदर अब उम्मीद जाग गई है कि मुझे यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। अब उस बुढ़िया से सारे कंप्लेंट्स तुम ही हैंडल करना प्लीज। इस तरह वो दादी को मैनेज करने का काम अब सौंप देता है पार्क को। अगले दिन पार्क टोकन नंबर 17 को बुलाता है तो वहां पर आती है दादी और वो उसे अपना फॉर्म देती है। ओके नेक्स्ट, टोकन नंबर 18। तो इस पर दादी फिर से एक अर्जी देती है क्योंकि वही टोकन नंबर 18 है दोस्तों। तब पार्क की कॉलिग टोकन नंबर 19 को बुलाती है तो दादी उसको एक अर्जी पकड़ाती है कि यह है टोकन नंबर 19। और तो और दोस्तों दादी के हाथ में ढेर सारे टोकन है। ये देखकर वो बौखला जाते हैं और कहते हैं कि अगर सारे टोकन आप ही ले लेंगी तो दूसरे लोग अपनी अर्जी कैसे दे पाएंगे? पार्क भी गुस्से में कहता है कि दादी एक काम करो, टोकन छोड़ो, अपनी सारी अर्जियां मुझे दे दो। तो दादी उसको एक पूरा गट्ठा पकड़ा देती है जिसको देखकर पार्क तो बिल्कुल अधमरा हो जाता है और तब खुशकिस्मती से उसे उसका चीफ बुला लेता है।
तो पार्क अपने कॉलीग को अपनी जगह पर बिठाकर चला जाता है कि तुम निपटो दादी से। चीफ के ऑफिस में उस मार्केट बिल्डिंग का ओनर और टाउन का मेयर भी बैठे होते हैं। मेयर पार्क से सुझाव मांगता है कि हम उस मार्केट बिल्डिंग को तोड़वाकर नया बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग रोक टोक कर रहे हैं। तुम ही बताओ कि इस मैटर को कैसे सॉल्व करें। पर पार्क कहता है कि सर, हम उस बिल्डिंग के ओनर पर केस करेंगे कि वो बिल्डिंग ना तोड़वाए, वो जैसा है ठीक है। अब ओनर तो भड़क जाता है कि मुझे पर केस करोगे क्या। पार्क कहता है ये एक प्लान है सर, हम नाम के वास्ते आप पर केस करेंगे और आप कोर्ट में जाकर साबित कर देना कि वो बिल्डिंग लीगली आपकी प्रॉपर्टी है और आप जब चाहे उसे तोड़वाने का हक रखते हैं। और जब कोर्ट में ही आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा तो मजबूरन वहाँ के लोगों को वो जगह खाली करनी ही पड़ेगी। वाह, ये तो एकदम ब्रिलियंट आइडिया है। लोगों को भी तसल्ली होगी कि चलो कॉर्पोरेशन ने हमारे हक के लिए कम से कम उस ओनर पर केस तो किया, इस तरह से कॉर्पोरेशन का जरा नाम भी हो जाएगा। ये है दोस्तों इनका प्लान। दूसरी ओर दादी मार्केट में एक औरत से लड़ रही होती है जिसका नाम है मिशा। दादी कहती है कि अपनी दुकान का साइन बोर्ड सड़क पे मत रखा करो, समझी। तो मिशा चिल्लाती है कि तुमने कब देखा कि मैंने सड़क पर साइन बोर्ड रखा हुआ है। दादी तो चलती फिरती डेटाबेस है दोस्तों, वो तुरंत अपने फोन पर क्लिक किए हुए फोटो को दिखाती है। तो मिशा कहती है हाँ रखा हुआ था, तो तुम्हें इससे क्या। और इस बात पर दोनों का फिर झगड़ा शुरू। फिर दादी वापस जा रही होती है तो एक लड़का नूडल्स को कच्चा खा रहा होता है। दादी कहती है बेटा नूडल्स को हमेशा पका कर ही खाओ, कहकर दादी चली जाती है। और ये लड़का कोई और नहीं, पार्क का छोटा भाई जीजू है। जीजू घर आता है तो पार्क ने खाना बना कर रखा होता है। जीजू तो उसको छूता तक नहीं और कहता है कि ऐसा खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं कच्चा नूडल्स ही चबा लूं। एक्चुअली दोस्तों इनके पेरेंट्स जिंदा नहीं है, बेचारे पार्क को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जीजू टेस्टी डिशेस खाना चाहता है और कोई रास्ता न पाकर वो नूडल्स को कच्चा ही खाने का आदी हो चुका है। अगले दिन दादी फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आती है और पार्क को एक बड़ा सा पार्सल देकर कहती है कि बेटा अच्छा हुआ तुम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से उस बिल्डिंग ओनर पर केस कर दिया, पर वो ओनर बिल्डिंग तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसमें उस बिल्डिंग को खामखा डैमेज करने की कोशिश करने के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोज हैं, इन्हें कोर्ट में पेश करके तुम लोग केस जीत सकते हो। फिर वो ओनर देखना कभी मार्केट को खाली नहीं करवाएगा। इस तरह से दादी उसको सारा एविडेंस सौंप कर बड़ी उम्मीद लेकर जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब पार्क उन फाइल्स को देखने के बजाय अपनी कॉलीग से कहकर उन्हें वेस्ट फाइल्स के साथ रखने को कह देता है। ओह, दादी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तब उनकी बेस्ट फ्रेंड जेन आती है और दादी के सामने बैठकर वो फोन पर मस्त इंग्लिश में बात करती है। दादी हैरान कि ये तो इंग्लिश में बहुत बढ़िया बोल रही है। जेन कहती है मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास गई थी और सीख गई बहुत अच्छे से, वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो दादी कहती है अरे मेरी तो सिलाई की दुकान है, बस धीरे धीरे चल रही है। जेन कहती है अरे यार तुम कितने दिन उस दुकान में बैठी रहोगी, बाहर निकलो, दुनिया घूमकर एंजॉय करो। हाँ घूमना तो मैं भी चाहती हूँ जेन, लेकिन पर इतने में जेन फिर पूछती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। फिर जेन को कोई कॉल आ जाता है और वो अपने बैग को टटोलने लगती है जबकि उसका फोन टेबल पर पड़ा हुआ है। दादी कहती तुम्हें हो क्या गया है जेन, फोन तो टेबल पर रखा हुआ है, तुम बैग में क्या ढूंढ रही हो। लेकिन जेन बिना कुछ कहे अपनी चीजें लेकर चुके। एक दो शब्द आते हैं ना, इस फ्रेंड को तो इंग्लिश क्या होती है ये भी पता नहीं होता। उसके जाने के बाद दादी एक कार्ड को देखती है जिस पर लिखा है भाई और एक फोन नंबर भी। दादी उस नंबर को कॉल लगाती है लेकिन उस तरफ कोई अमेरिकन इंग्लिश में बोलता है तो दादी घबराकर कॉल कट कर देती है, क्योंकि दादी को बस इंग्लिश के 2-3 शब्द याद हैं जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप वगैरह। अगले दिन में दादी की स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेती है और वहाँ तो सारे यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन दादी बार बार डाउट पे डाउट पूछती है तो दूसरों को डिस्टर्बेंस भी होता है। टीचर कहता है कि दादी ये क्रैश कोर्स है, अगर तबियत से सीखना है तो प्लीज लाइब्रेरी में जाकर खुद ही बुक्स पढ़कर सीख लीजिए। दादी भी उदास होकर निकल जाती है कि शायद मैं कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाऊंगी। और तब वो किसी की आवाज सुनती है जो बढ़िया इंग्लिश बोल रहा होता है और वो कोई और नहीं पार्क होता है। दादी तो उसके पीछे पड़ जाती कि प्लीज मुझे इंग्लिश सिखाओ, मुफ्त में नहीं अच्छी खासी फी दूंगी तुम्हें, तुम बस मुझे इंग्लिश सिखा दो। पार्क कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है दादी, ऊपर से आपने इतनी सारी फाइल्स जो दे दी मुझे उन्हें भी तो पढ़कर आपकी समस्याओं का हल करना है, वो सब करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैं आपको नहीं सिखा सकता। कहकर पार्क मस्त बच निकल जाता है। लो यार ये तो मेरी लाठी से मुझे को मारने चला गया, ये सोचकर दादी वापस घर आ जाती है। अगले दिन दादी एक और कंप्लेंट लेकर हाजिर हो जाती है जिस पे लिखा हुआ है कि प्लीज मुझे इंग्लिश सिखाओ और उस पर नाम लिखा होता है जेनिफर। पार्क पूछता है दादी अब ये जेनिफर कौन है। वो कहती है कि मैं ही तो हूँ, स्पोकन इंग्लिश क्लास में मेरा नाम यही था। दादी पर जरा तरस खाकर सिखा दो ना बेटा इंग्लिश, इतनी भी अकड़ो मत। तो इस पर पार्क उनका मजाक उड़ाता है कि मेरे पैर पड़ने के बजाय वापस स्पोकन इंग्लिश क्लास में क्यों नहीं चली जाती आप जेनिफर मैडम। अगले दिन दोस्तों पार्क सो रहा होता है तो उसे आता है कॉल। वो कॉल अटेंड करता है तो उस तरफ से आवाज आती है कि मैं जेनिफर बोल रही हूँ, अभी तक उठे नहीं पार्क बेटा। हे भगवान ये दादी यार मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वैसे मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से दादी? तुम्हारे ऑफिस में सारे स्टाफ की लिस्ट थी, उसी से तुम्हारा नंबर निकाला मैंने, प्लीज बेटा सिखा दो ना इंग्लिश। देखो दादी देखो मैं बता रहा हूँ, गुस्सा मत दिलाओ। इस तरह डांट कर वो कॉल कट कर देता है। सुबह होती है और पार्क ऑफिस में चैन से काम कर रहा होता है, लेकिन तब दादी आकर उसको ठीक सामने वाले बेंच पर बैठी दिखती है और स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज ये वाला बुक पढ़ रही होती है। पास ही उसने स्नैक्स भी रखे होते हैं जिन्हें खाते खाते वो इंग्लिश में न जाने क्या क्या बक रही होती है। पार्क को बड़ा गुस्सा आता है और वो दादी से कहता है कि इस तरह यहाँ बैठना ठीक नहीं है, आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से। बेटा आखिरी बार पूछ रही हूँ,
मुझे इंग्लिश सिखाओगे या नहीं, बता दो। मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ दादी, नहीं सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तक तो मैं हफ्ते में एक बार कंप्लेंट्स का एक गट्ठा लेकर आती थी, अब रोज एक गट्ठा लेकर आऊंगी, कहकर वो कंप्लेंट्स का एक बड़ा सा गट्ठा उठाकर पार्क के कॉलिग को दे देती है और कहती है कि इन सभी को रजिस्टर कर देना। पार्क के कॉलिग्स तो हाथ जोड़ देते हैं कि प्लीज पार्क, हमें इस शामत से बचा लो। और फिर कोई रास्ता न पाकर पार्क दादी को इंग्लिश सिखाने लग जाता है। पहले तो वो दादी को ABCD का एक बुक देता है, तो दादी कहती है अरे बेटा तुमने क्या मुझे अनपढ़ समझ के रखा हुआ है, ABCD तो मैं जानती हूँ, मुझे तो बस लेसन सिखाओ लेसन। पार्क को अब जरा चिढ़ भी होने लग जाती है और सोच लेता है कि मैं इस दादी के मुंह से कहलवा कर छोड़ूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी। तो वो दादी को मुश्किल शब्दों वाला इंसाइक्लोपीडिया पकड़ा कर कहता है इसके सारे शब्द याद कर लेना, फिर मैं एक टेस्ट रखूंगा और अगर उसमें आपने 80 मार्क्स ला दिए तो मैं आपको आगे की इंग्लिश सिखाऊंगा। बेचारी दादी उस बुक के मुश्किल शब्दों को ठीक से पढ़ भी नहीं पाती, लेकिन दोस्तों जैसे तैसे पढ़कर याद कर ही लेती है। टेस्ट में वो काफी अच्छा स्कोर भी करती है, लेकिन 80 मार्क्स से नीचे स्कोर कर पाती है। पार्क कहता है कि सॉरी दादी सॉरी, आगे की इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगी। इस तरह वो बच निकलता है। दूसरी ओर मार्केट में मिशा, जो हमेशा दादी से लड़ती थी, उसकी दुकान में बिल्डिंग ओनर के गुंडे आ जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि जल्दी इस बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से, जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर वो कहती है कि हम क्यों निकले, 20 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं और इस बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है जो तुम लोग उसको तोड़वा दोगे, समझे। और तब दादी आकर एक गुंडे को डांटती है कि क्यों बेटकले, औरत के साथ इतनी ऊंची आवाज से बात करते हो और सिगरेट पीकर तुमने सड़क पे फेंक दिया, कौन उठाएगा इसको, तुम्हारा बाप, इसको उठाओ और निकलो यहाँ से। दोस्तों वो गुंडा भी बूढ़ी औरत से लड़ना नहीं चाहता और चुपचाप चला जाता है। फिर दादी मिशा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कॉर्पोरेशन वालों ने खुद ओनर पे केस कर लिया है, मैंने उन्हें बहुत सारे एविडेंस भी दे दिए और जरूर देखना बिल्डिंग ओनर केस हट जाएगा। पर मिशा उसे इग्नोर करके चली जाती है। पार्क अपना काम खत्म करके बस में घर लौट रहा होता है तो अपने भाई जीजू को पैदल जाते हुए देखकर वो उतर जाता है। ये घर जाने की बजाय यहाँ क्यों घूम रहा है, यही सोचकर पार्क जीजू का पीछा करने लगता है। अब जीजू एक दुकान के अंदर जाता है तो पार्क भी वहां जाता है। वहां पे दादी को देखकर पार्क चिल्ला देता है और तब जाकर दादी को पता चलता है कि ये दोनों तो भाई हैं। फिर दादी कई सारे डिशेस ला कर देती है जिन्हें जीसू दबा कर खाता है। पार्क के मुंह में तो पानी आ जाता है तो दादी कहती है तुम क्या तमाशा देख रहे हो, तुम भी खा लो, कहकर वो पार्क को भी खाना देती है। खाना खाकर जीसू चला जाता है और तब पार्क देखता है कि दादी ने अपने घर की दीवारों पर एनसाइक्लोपीडिया की मुश्किल शब्द लिखकर प्रैक्टिस किए हुए हैं। और अब जाकर पार्क समझता है कि दादी को इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो पूछता है कि आप मेरे भाई को खाना क्यों दे रही थी। अरे बेटा एक दिन मैं मार्केट से लौट रही थी तो ये लड़का कच्चा नूडल्स खा रहा था, एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरे घर पर आकर खाओ, वो भी आ गया और बड़े चाव से खाने लगा। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे घर पर आ जाना, तो तब से वो भी अक्सर आकर मेरे घर पर खाना खाने लग गया। और मैं भी एकदम अकेली रहती हूँ ना, इसलिए जब जीसू यहाँ पर आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है दादी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी इंग्लिश क्लास होगी, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और हाँ बदले में मुझे फीस भी नहीं चाहिए, बस इसी तरह मेरे भाई को आप घर का खाना खिला दीजिएगा। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम देख लेना तुम्हारा भाई तुमसे भी मोटा हो जाएगा, उतना टेस्टी खाना खिलाऊंगी उसको। पार्क बड़ा खुश होता है, लेकिन तब अचानक दादी इंग्लिश बुक लेकर आ जाती है और कहती है कि बेटा तुमने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कहा था ना, आज बुधवार है, आज से शुरू करते हैं। पार्क भी चौंक जाता है कि यार दादी तो बड़ी सुपर फास्ट है। फिर वो दादी को सिखाने लगता है तो दादी एनसाइक्लोपीडिया की मुश्किल शब्द बोलने भी लगती है। पार्क कहता है कि उन मुश्किल शब्दों को हम बोलचाल में यूज नहीं करते दादी, मैं आपको आसान शब्द सिखाऊंगा। दादी चौंक जाती कि क्या आसान शब्द भी है क्या, फिर तूने मुझे मुश्किल शब्द याद करने को क्यों दिए रे। वो क्या है ना कि अब तुम्हें क्या बताऊं दादी, छोड़ो। उसे इस तरह डगमगाते देखकर दादी समझ जाती है कि इसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही मुश्किल शब्द मुझे याद करने को दिए और टेस्ट में फेल भी कर दिया, गधा कहीं का। खैर दोस्तों पार्क अब उनको इंग्लिश सिखाने लग जाता है। रात को वो मार्केट में मिशा की दुकान में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कि सड़क पर आप एक भी बॉक्स नहीं रखने देती और कहते हैं कि इलीगल है, क्या इस तरह सड़क पर बैठकर शराब पीना इलीगल नहीं है। खैर वैसे आपका कोई पोता पोती क्यों नहीं है। अरे पार्क मेरा कोई पोता पोती नहीं है, वैसे अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, सोचती हूँ अब कर लूं। पार्क तो दादी की टांगे खींचता है कि दादी इस उम्र में आपकी शादी हो या ना हो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हफ्ते में 3 दिन वो दादी को इंग्लिश सिखाता है। फिर वो कॉफी शॉप में जाते हैं तो पार्क उनको सिखाता है कि इंग्लिश में कैसे ऑर्डर करना होता है। दादी भी बड़ी ऑर्डर करती है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिस दौरान इन्हें आपस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी होगी। अगर गलती से भी कोरियन में बोल दिया तो माथे पे पड़ेगा मुक्का। पार्क तो मस्त इंग्लिश में बातें करता है, लेकिन दादी की बातों में अक्सर कोरियन शब्द आ ही जाते हैं बीच बीच में। तो पार्क तो उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं करता और उनके माथे पे जोर का मुक्का मार देता है। दर्द के मारे दादी चिल्लाने लग जाती है, लेकिन दादी फिर एक मास्टर प्लान बनाती है। जब पार्क इंग्लिश में बात करता है तो दादी की समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कहती रहती है आई डोंट अंडरस्टैंड बेटा। गुस्से में पार्क कोरियन लैंग्वेज में डांट देता है तो दादी झूमने लगती है कि ये लो तुम फंस गए, अब कोरियन में क्यों बोले, इंग्लिश में बोलना था ना, कहकर दादी भी उसके माथे पे कस के मुक्का मारती है। फिर पार्क उनको एक बार में लेकर जाता है और कहता है कि वो जो अमेरिकन बैठे हैं ना, उनसे 3 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करके आओ। दादी भी कोशिश करती है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, पर पार्क लगातार इसी तरह उन्हें ट्रेन करता है और इस बार तो दादी 3 मिनट क्या 10 मिनट से भी ज्यादा उन अमेरिकन से इंग्लिश में बात करती है। फिर वो पार्क को बताती है कि शुरू में तो मुझे मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें की तो एकदम आसान हो गया, इंग्लिश तो बड़ा इजी निकला। फिर पार्क अपनी लाइफ के बारे में बताता है
है कि मैं और मेरा भाई अपने पेरेंट्स के साथ बड़े खुश थे। मैं हायर स्टडीज के लिए फौरन चला गया। उस दौरान मेरी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन पापा ने मुझे कभी खबर नहीं की। उसके बाद पार्क अपनी बातें इंग्लिश में बताने लगता है और वो कहता है आगे फिर 1-2 सालों के अंदर मेरे पापा भी चल बसे। अब सिर्फ हम दोनों भाई जैसे तैसे जी रहे हैं। दादी कहती है बड़ी दुख भरी कहानी बेटा तुम्हारी। क्या कह रही हो दादी? आधे से ज्यादा तो मैंने इंग्लिश में कहा, क्या आप सब समझ गई? दादी कहती थोड़ा बहुत समझ आ गया बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज में जो दर्द था ना, उसी से मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर कितना दुख है। और दोस्तों, अब पार्क और दादी की क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्क और जीजू अक्सर दादी के घर पर आते जाते हैं और दादी उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। जीजू को तो वो बड़े प्यार से अपने हाथ से खिलाती है। पार्क का भी मन करता है तो पूछता है कि दादी मुझे भी खिलाओ ना। अब दादी चिढ़ाती है, क्यों रे, तेरे हाथ नहीं है क्या, खुद खा ले। रात को वो बाहर बैठकर चांद को देखते हुए खाना खाते हैं। तब जीसू पूछता है कि दादी वैसे आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहती हैं? तब दादी बताती कि मेरा एक छोटा भाई है, बचपन में वो मुझसे बिछड़ गया और अमेरिका में ही पला बड़ा। उसे सिर्फ इंग्लिश आती है, कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। मुझे उससे बात करने का बड़ा मन करता है, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाती। बस यही वजह है कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तब वो दादी का दुख समझ पाते हैं। फिर वो उन्हें अपने बचपन का एक फैमिली फोटो दिखाती है, जिसमें दादी, उसका छोटा भाई और उनके पेरेंट्स होते हैं। और इस फोटो के पीछे ही उनके भाई का नंबर लिखा होता है। उस दिन इसी भाई को कॉल किया था दादी ने, लेकिन क्योंकि दादी उससे इंग्लिश में बात नहीं कर पाई, इसलिए दादी ने कॉल काट दिया। उस रात दादी को सपना आता है और वो वक्त याद आता है जब वो बचपन में अपने भाई के साथ खेलती थी। अगले दिन पार्क दादी के भाई को कॉल करके कहता है, मैं आपकी दीदी का इंग्लिश ट्यूटर हूँ, वो बस आपसे बात करने के लिए बहुत मेहनत से इंग्लिश सीख रही है। लेकिन दादी का भाई कहता है कि मुझे उस औरत से बात नहीं करनी, समझे? तुम उससे कह दो कि मैं उसे भूल चुका हूँ और आइंदा कभी मुझे कॉल मत करना। कहकर वो कॉल काट देता है। लेकिन पार्क के बाद दादी को बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। वैसे भी अब दादी को इंग्लिश सीखकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई से बात करने के लिए ही इंग्लिश सीखना चाहती थी। लेकिन भाई तो उनसे बात तक नहीं करना चाहता। इसलिए पार्क दादी से कह देता है कि देखे, मैं प्रमोशन के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और अब से आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा। कहकर पार्क चला जाता है। अगले दिन दादी अपनी पुरानी दोस्त जेन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पता चलता है कि जेन को डिमेंशिया है और उसकी याददाश्त तेजी से कम होती जा रही है। जानकर दादी को बड़ा दुख होता है। जेन कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ क्यों पड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तब दादी जेन को वो रुमाल दिखाती है, जिसे दोस्तों याद होगा आपको, उस दिन जेन रेस्टोरेंट में छोड़कर चली गई थी, और पूछती है क्या तुम्हें ये रुमाल याद है? जेन कहती है इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, बताओ, मुझे इसके बारे में अच्छे से याद है। और यही सुनकर दादी फूट फूट कर रोने भी लगती है। तब वहाँ पर एक औरत आकर दादी से अकेले में बातें करती है और बताती है जेन की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। कुछ ही महीनों में वो अपना नाम तक भूल जाएगी, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है जिसे वो खुद पूरा नहीं कर सकती। तो आपको जेन की मदद करनी होगी। दादी की समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो डगमगा जाती है और फिर मार्केट आ जाती है। वहाँ पुलिस उस मिशा को अरेस्ट करके लेकर जाती है, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट किया था कि वो कम उम्र के बच्चों को बियर बेचती है। दादी को देखते वो चिल्लाती है कि मैं जानती हूँ बुढ़िया, तुमने कंप्लेंट किया होगा। इस पर फिर दोनों का झगड़ा होता है। हालांकि दोस्तों, दादी ने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया था इस बार। अगले दिन दादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ पर पार्क नहीं होता। जब दादी ऑफिस के पीछे की तरफ जाती है तो कॉर्पोरेशन का चीफ और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो तो हमने नाम के वास्ते बिल्डिंग ओनर पर केस कर दिया, असल में उस केस में कुछ होने वाला है नहीं और हम खुद ओनर को ही जितवाएंगे। मार्केट की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी और नई बिल्डिंग तो बनेगी ही बनेगी, हम खुद भी ओनर के साथ जो है। ये सारी बातें सुनकर दादी को बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधे चीफ के पास जाकर कह देती है कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जनता की सेवा के लिए तुम लोगों को तनख्वाह दी जाती है और तुम लोग उस बिल्डिंग ओनर के पक्ष में हो। चीफ कहता है कि देखो दादी, हमारे पास उस ओनर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दादी कहती है क्या बक रहे हो, मैंने एक इतना बड़ा गट्ठा दिया था पार्क को, उसमें उस ओनर के खिलाफ ढेरों एविडेंस थे। ये कहकर दादी सीधे ऑफिस के अंदर पार्क के कॉलीग से कहती है कि उस दिन मैंने पार्क को जो डॉक्यूमेंट्स, फोटोज वगैरह दिए थे वो मुझे वापस करो। लेकिन वो कहती है पार्क ने उसको वेस्ट फाइल्स के साथ रखने को कहा था और हमने वेस्ट फाइल्स के साथ उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दादी तो आक्रोश में चिल्लाती है कि पार्क को फोन करो अभी क्या भी, और यहाँ बुलाओ उसको। पार्क भी वहाँ पर आता है तो दादी उसकी शर्ट पकड़कर घुटाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये सब करने की, नाम के लिए कोर्ट में केस करो और जनता को उल्लू बनाओ, ये सब था ना तुम्हारा प्लान? मेरे साथ रहकर तुमने मेरी कब्र खोद दी धोखेबाज कहीं के। पर पार्क कहता है कि देखिए दादी, वो बिल्डिंग उस ओनर की है, अगर वो उसको तुड़वाकर नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी दुकान को डैमेज नहीं किया जाएगा। आपकी दुकान के पहले जो दुकान है सिर्फ वहीं तक तोड़वाया जाएगा। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी दुकान बचाने के लिए इतनी कंप्लेंट्स करती हूँ? मैं उस मार्केट के हर दुकानदार के लिए लड़ रही हूँ, समझे? दादी, आप उनके लिए लड़ रही हैं, लेकिन वो आपके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे, याद रखना। इस तरह दोनों बहस करने लगते हैं। जीसू भी ये सब देख रहा होता है और तब पार्क कहता है कि अब से आपको इंग्लिश भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दादी, क्योंकि मैंने आपके भाई को कॉल किया था, उसने तो कह दिया कि वो आपको जानता तक नहीं और ना ही वो आपसे बात करना चाहता है।
भूल चुका है वो आपको। इस तरह पार्क दादी को सच बता देता है तो दादी टूट जाती है बेचारी। जीजू को पार्क पर भी बड़ा गुस्सा आता है। घर आकर वो पार्क से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ अंदाजा है भी तुम्हें भैया? दादी ने मुझे खाना खिलाया और तुमने क्या किया, उनका दिल तोड़ दिया, और ऐसा पाप करके तुम खुश भी हो, है ना? देखो आइंदा मुझसे बात मत करना, कहकर जीजू भी चला जाता है। एंड तब पार्क रियलाइज करता है कि दादी ने अपने लिए कभी नहीं सोचा, वो हमेशा दूसरों की भलाई सोच रही थी। अब वो दादी के दिए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो शायद उसने बचा कर रखे हुए थे। दूसरी ओर मार्केट में ओनर के गुंडे फिर आकर मिशा से लड़ते हैं और कहते हैं कि एक बार तो बच्चों को बियर बेचने के जुर्म में हमने तुम्हें अंदर करवा ही दिया, और जगह खाली नहीं करोगी तो कोई और झूठा इल्जाम लगा लेंगे तुम पर। तब जाकर वो समझ पाती है कि उस पर दादी ने नहीं बल्कि इन लोगों ने कंप्लेंट किया था। वो गुस्से में उस गुंडे को मारने जाती है लेकिन वो हट जाता है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। वो ये भी कहता है कि अभी इस बिल्डिंग को खाली कर लो चुपचाप, लेकिन तब पार्क आकर कहता है कि कोर्ट में जब तक केस चल रहा है तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे, और तुम जो ये गुंडागर्दी कर रहे हो ना वो इलीगल है, चुपचाप फुटो यहाँ से वरना मुंह तोड़ दूंगा। गुंडा भी चला जाता है लेकिन वो बिल्डिंग ओनर को कॉल करता है और फिर ओनर का आता है कॉल कॉर्पोरेशन ऑफिस में। फिर क्या था दोस्तों, कॉर्पोरेशन ऑफिस का चीफ पार्क को कॉल करके डांटता है कि तुमने खुद आइडिया दिया था और अब तुम खुद ही उस आइडिया को मिट्टी पे मिला रहे हो। पार्क कहता है कि हाँ मैंने आइडिया दिया था, लेकिन आप सरकारी ऑफिसर होकर जनता के खिलाफ काम ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनकी मदद करने के लिए ही सरकार मुझे सैलरी देती है, मैं तो उन्हीं के पक्ष में हूँ। ये सुनकर वहाँ के सभी लोगों को अब पार्क पर विश्वास हो जाता है और कहते हैं कि तुम जैसा ईमानदार ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हो तो फिर हमें चाहिए क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अगले चीफ तुम ही बनोगे बेटा। वहाँ दादी जेन से मिलने जाती है जो कि सब कुछ पूरी तरह से भूल चुकी है। दादी कहती है तुमने मुझे दुनिया घूमने को कहा था ना, सो मैं घूमने तो जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे पहले की तरह बात करो प्लीज। लेकिन जेन एकदम चुपी रहती है क्योंकि वो दादी को अब पहचानती तक नहीं। तब एक औरत आकर दादी को एक लेटर देकर कहती है जब जेन पूरे होश में थी तब उसने लेटर लिखा था। लेटर पढ़कर दादी का मन अशांत हो जाता है और बड़ी दुखी भी। तब एक जर्नलिस्ट वहां पर आता है और कहता है कि दादी हमें उस घिनौने सच को दुनिया के सामने रखना होगा, लेकिन वो औरत उसे रोक लेती है कि प्लीज उस बारे में उनसे कोई बात मत कीजिए। लेकिन दादी कहती कोई बात नहीं, बोलने दो उसको, इतने सालों से जो बात मैं और मुझ जैसी कई औरतों ने दिल में दबाकर अंदर ही अंदर रखा हुआ था उसे अब खुलेआम बताना होगा, उसे छुपाकर कोई फायदा नहीं। और यहाँ दादी अपनी लाइफ के पास्ट के उस पन्ने को खोलती है जिसे उन्होंने कई साल पहले बंद करके रख दिया था। उस पन्ने में छुपी है युद्ध के बारे में जो वीर गाथाएं बनती है, उनके पीछे छुपी हुई एक घिनौनी गंदी घटना। और उस सच के बारे में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी छपता है। तब साल था 1943 यानी कि 1943, और दादी जिनका नाम था योंगसू वो महज 13 साल की बच्ची थी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान ने कोरिया पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था, और ऐसे में जापानीज सोल्जर्स की मर्दांगी को दाना डालने के लिए और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें सेक्सुअली खुश रखने के लिए जापानी सरकार ने एक गंदा और घटिया कदम उठाया। जापानी सरकार ने जापानी सोल्जर्स को खुली छूट दे दी कि वो जिस देश पर हमला करके वहां युद्ध करेंगे वहां की लड़कियों और औरतों को सेक्सुअली अब्यूज कर सकते हैं, छोटी लड़कियों तक के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसकी छूट दे रखी थी जापानी सरकार ने, तो कोरिया की छोटी लड़कियों तक को सोल्जर्स बेझिझक उठा ले जाते और उन्हें टॉर्चर करते, उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करते। उन लड़कियों को वो कंफर्ट वीमेन कहने लगे। उन लड़कियों में से एक थी 13 साल की योंगसू। वो महज बच्ची थी, लेकिन उस उम्र में उसने जो टॉर्चर सहा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतने सालों से दादी ने उन दिनों की यादों को मन के किसी कोने में दफना के रखा हुआ था, लेकिन अब उस जर्नलिस्ट के सामने वो सब कुछ बता देती है और वही न्यूज़पेपर में छपता भी है। उस आर्टिकल को मार्केट के लोग, कॉर्पोरेशन ऑफिस के लोग सभी पढ़ते हैं। पार्क तो एकदम शॉक में होता है कि इतना बड़ा और दर्दनाक सच अंदर ही अंदर दबाकर दादी कैसे जीती रही। दूसरी ओर दादी अपनी माँ की कब्र के पास बैठी होती है और कहती माँ मैंने तो ठान लिया था कि मरते दम तक ये सच किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या करूं, मेरा इकलौता खून का रिश्ता है मेरा भाई, लेकिन जब वही मुझे देखना तक नहीं चाहता तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए वो सच जो इतने सालों से मेरे मन में बोझ बनकर था उसे मैंने बाहर निकाल दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। फिर दादी मार्केट आ जाती है और अपनी मार्केट वाली उस फ्रेंड को देखकर हंसती है, लेकिन वो मुंह मोड़कर चली जाती है। दादी को लगता है कि शायद न्यूज़पेपर पढ़कर ये मुझे बहुत ही गंदी औरत समझने लगी है, इस वजह से दादी को बड़ा दुख होता है और वो घर आ जाती है। तब पार्क आता है और कहता है कि सॉरी दादी, मुझे माफ कर दो। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा, बोलो खाना खाओगे? पर पार्क कोई जवाब नहीं दे पाता और उसके मुंह से लगातार बस यही निकलता है आई एम सॉरी दादी। दादी भी उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और तब पार्क जी खोलकर रोने लग जाता है। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और तब दादी उसको एक पुरानी फोटो दिखाती है कि बेटा मैं उन दिनों को भूल जाना चाहती थी, लेकिन इस फोटो को मैंने कभी फेंका नहीं। 60 साल से मैंने ये फोटो किसी को नहीं दिखाई, पहली बार तुम्हें दिखा रही हूँ क्योंकि न जाने क्यों तुम्हें दिखाकर मेरा जी हल्का हो गया है। ये मेरी फ्रेंड है जेन, इसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब उसको डिमेंशिया हो गया है और वो सब कुछ भूलकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कहकर दादी पास्ट की बातें शेयर करती। 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था
तब जापानीज आर्मी ने कोरिया पर कब्जा जमा लिया था। जापानीज सोल्जर्स कोरिया की छोटी छोटी लड़कियों को दिन दहाड़े उठा ले जाते और अपने कैंप में ले जाकर फिजिकली अब्यूज करते, ऊपर से तरह तरह के टॉर्चर्स भी करते। दादी ने यानी योंगसू ने वो सारे टॉर्चर सहे, लेकिन जब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। वो खुद को फांसी लगाने वाली थी, लेकिन तब जेन ने उसको रोका था। योंगसू रोने लगी कि मुझे मत रोको, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन जेन ने कहा कि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। जब इतना गंदा काम करने वाले ये सोल्जर्स जिंदा रह रहे हैं तो हम क्यों ना रहें। इस तरह दोनों अपने दुख को शेयर करके बहुत रोती भी है। दोनों सोचती हैं कि हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ योंगसू और जेन मिलकर जिंदगी का सामना करने लगी। उन्होंने एक रुमाल बनाया और एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम अपना दुख, दर्द, आंसू, पसीना, खून सब इस रुमाल में पोंछ लेंगे। मरते दम तक हम इस रुमाल को संभाल कर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों के लिए ये कोई मामूली रुमाल नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ के सारे दुख दर्द में उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली एक अहम चीज थी। वो बताती हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो सिर्फ अन्याय ही नहीं बल्कि इंसानियत का गंदा और घिनौना सच था, जिसे दुनिया अनदेखा करके आगे बढ़ गई। इसी वजह से जेन चाहती थी कि हमें ये सच दुनिया को बताना होगा, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी और उसने कोरियन में अपनी बातें कही। लेकिन जिन लोगों ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने कई बातें नहीं कही और गलत ट्रांसलेट किया। इसलिए जेन ने इंग्लिश सीखने का फैसला किया और उसने बढ़िया सीख भी ली। फिर उसने सबके सामने जापानीज आर्मी की काली करतूतों के बारे में बयान देने के लिए एक लेटर भी लिखा। ये कहकर वो पार्क को जेन का वो लेटर भी दिखाती है। साथ ही कहती है फिर जेन को डिमेंशिया हो गया और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। फिलहाल तो बेचारी ये तक भूल गई है कि वो खुद कौन है। इसलिए उसके खातिर मैं ये सारा सच सबके सामने बता कर रहूंगी और उसके लिए मुझे अमेरिका जाना होगा। वहाँ मुझे इंग्लिश में ही अपनी बात कहनी होगी। असल में यही वजह थी कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा प्लीज। पार्क कहता है कि दादी मैं जरूर सिखाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद पार्क उसे बहुत ही सिंसियरली सिखाना शुरू करता है। लेकिन दादी की मार्केट वाली फ्रेंड दादी से बात तक नहीं करती और उन्हें अनदेखा करके चली जाती है। दादी को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसी से पूछ लेती है कि तुम्हें हो क्या गया है। जो बात 60 साल पहले हुई थी उसे मैंने बता दिया तो क्या हो गया। उसके लिए क्या तुम मुझे बुरी औरत समझती हो और इसीलिए मुझसे बात नहीं करती। तब उनकी फ्रेंड मुड़ती है तो पता चलता है कि वो रो रही है। वो कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, इतने साल से मैं आपको जानती हूँ, हम दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी। इतने सालों से मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का हर दुख शेयर कर रही थी, लेकिन आप ही मुझे पराया समझ रही थी। इसीलिए तो इस बात को आपने मुझसे भी छुपा कर रखा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं था क्या? इसीलिए आपने मुझे नहीं बताई ना ये सारी बातें। इसी बात का मुझे गुस्सा है और इसीलिए मैंने आपसे बात नहीं की। दादी कहती देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर है ही कौन। तुम भी मुझसे गुस्सा रहोगे तो मैं क्या करूंगी बताओ। वो कहती है इतने दिन तो आप अकेली ही अपनी लड़ाई लड़ती रही, लेकिन अब मैं भी आपके साथ हूँ। कहकर वो दादी को गले लगा लेती है और पहली बार दादी दिल खोल कर रोती है। दोस्तों अब दादी अमेरिका जाने वाली है और वहाँ उस लेटर में लिखी बातों को यानी जेन की लिखी बातों को इंग्लिश में कहने जा रही है। इसीलिए वो उस लेटर को अच्छे से पढ़कर उसे इंग्लिश में याद भी कर लेती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लोग भी अब दादी को बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हें उस स्पीच की रिहर्सल भी करवाते हैं। उस रात दादी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो एक लेटर आकर गिरता है। उसमें लिखा है कि आप अमेरिका जाने वाली है ना, उसके लिए आपको सेफ जर्नी और कुछ पैसे भी होते हैं साथ में। दादी बाहर आती है कि किसने डाला होगा तो वहाँ पे बैठी होती है मिश्रा और वो दादी से कहती है मुझे माफ कर दीजिए। दादी बड़ी खुश होती है क्योंकि अब मार्केट के सभी लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। अगले सीन में दादी अमेरिका जाती है। पार्क उनके साथ नहीं गया होता है बल्कि वो कोरिया में ही है। वो न्यूज में देखता है कि दादी जिस मीटिंग में उस लेटर को पढ़ने जा रही है वो मीटिंग कैंसिल हो गई है क्योंकि जापानी सरकार ने दावा किया है कि दादी एक कंफर्ट वीमेन थी नहीं, बस कंफर्ट वीमेन को मिलने वाले कंपनसेशन के पैसों की खातिर और जापानी सरकार और आर्मी पर लांछन लगाने के लिए वो झूठा बयान दे रही है। ऐसी बातें बाहर चल रही होती है, लेकिन अब दादी को साबित करना पड़ेगा कि वो भी जेन की तरह एक कंफर्ट वीमेन थी। पार्क तुरंत दादी को कॉल करके पूछता है कि जेन ने कैसे साबित किया कि वो कंफर्ट वीमेन थी। दादी बताती है कि उस वक्त हम दोनों बहुत छोटी थी जब जापानीज आर्मी का टॉर्चर खत्म हुआ और हमें रेस्क्यू किया गया। तो जेन ने एक वेरिफिकेशन पर साइन किया था कि वो एक कंफर्ट वीमेन रह चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कोई मुझे कंफर्ट वीमेन समझे और मेरे बारे में जाने, इसलिए मैंने उस वेरिफिकेशन पे साइन नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो छोटी सी बात मुझे इस तरह की दुविधा में डाल देगी। अब पार्क को एक तरकीब सोचती है और वो अपने ऑफिस में चिल्लाता है कि दादी को हमारी मदद की जरूरत है। हम सब एक पिटिशन पर साइन करेंगे और दूसरे आम लोगों का साइन भी लेंगे कि दादी सच में जापानीज आर्मी की घिनौनी हरकतों से पीड़ित हुई थी और वो एक कंफर्ट वीमेन थी। मार्केट के लोग भी वहाँ आते जाते कस्टमर से उस पिटिशन पर साइन ले लेते हैं। फिर पार्क उस पिटिशन को ले जाकर अपने चीफ और मेयर से भी अप्रूवल ले लेता है। अब कोरियन सरकार खुद दादी को एक कंफर्ट वीमेन के तौर पर अप्रूव कर देती है और इस सबूत के रहते जापानी सरकार इंकार नहीं कर सकती और अमेरिका में वो मीटिंग शुरू करती है। वहाँ दादी की तरफ से दूसरी कंफर्ट वीमेन भी आई होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो उनका कोई ठोस सबूत नहीं होता और इसी वजह से जापानी सोल्जर्स ये कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जापानीज आर्मी और सरकार को बदनाम करने और खुद कंपनसेशन का पैसा पाने के लिए ये औरतें खुद को कंफर्ट वीमेन बता रही हैं। लेकिन फिर आती है दादी की बारी। वो पूछते हैं कि अब आप बात कीजिए योंगसू, वैसे आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे क्या? दादी कहती है यस,
आई कैन स्पीक, और वो सबके सामने आकर खड़ी होती है, लेकिन बहुत नर्वस भी होती है और उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। और तब पार्क वहां पर आ जाता है। वो जानता था कि दादी इस तरह नर्वस हो सकती है। वो बाहर से चिल्लाता है कि दादी हाउ आर यू। दादी भी कहती है आई एम फाइन। अब दादी को जरा हिम्मत आ जाती है और दादी ने पार्क को जो फोटो दिखाई थी, पार्क उसको भी लेकर आया था और वो उसे सबूत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन जापानीज ऑफिशियल्स अब भी अपनी आर्मी के पक्ष में ही बोलते हैं कि बचपन में तो ऐसी फोटोज कईयों ने खींची होंगी, तो क्या सभी कंफर्ट वीमेन थी? इससे कुछ साबित नहीं होता। हमें तो लगता है कि ये औरत भी कंपनसेशन के पैसों के लिए झूठी गवाही दे रही है। इस तरह वो दादी पर इल्जाम लगाते हैं तो दादी से और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना ड्रेस उतार कर दिखाती हैं। उनके पेट में चाकू से पूरी तरह काटने के निशान बने हुए हैं और जापानीज सोल्जर्स नहीं, उनके पेट में चाकू से बुरी तरह काटने के निशान बने होते हैं और जापानीज सोल्जर्स ने उनके पेट में बहुत ही गंदा सा एक टैटू कर रखा होता है कि तुम एक कंफर्ट वीमेन हो। ये सब देखकर सबके सब फ्रीज हो जाते हैं और जापानीज ऑफिशियल्स की हो जाती है बोलती बंद। इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है। अब दादी कोरियन लैंग्वेज में ही बोलती है और वहां एक औरत उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है। दादी कहती है कि मेरे शरीर पर बने ये सारे निशान इस बात का सबूत है कि जापानीज सोल्जर्स ने चाकू से मेरे शरीर को लगातार चीरा है। आप लोगों को एविडेंस चाहिए था ना, तो देख लीजिए, मैं ही वो जीता जागता एविडेंस हूँ। तब से लेकर जब भी मैं नहाती हूँ तो इन घावों के निशान और टैटू को देखकर बार बार नरक में बिताए हुए उन दिनों की याद आती है मुझे। उन दिनों के दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। मेरी तरह और भी कई औरतों ने ये दर्द, ये दुख, ये वेदना झेली है। उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? महज 13 साल। अपने देश की सीमा और ताकत को बढ़ाने के लिए लड़ते हुए उन वीर जापानीज सोल्जर्स को इस बात का लिहाज नहीं था कि मैं एक छोटी बच्ची थी। मेरी तरह और न जाने कितनी बच्चों को सोल्जर्स ने नरक दिखा दिया। दोस्तों, ये सारी बातें सुनते सुनते वो लोग कांप उठते हैं। फिर दादी जेन के उस लेटर को इंग्लिश में पढ़ती है और ये कोरिया में लाइव दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जेन भी उसको देख रही होती है और उन्हें अब वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो बहुत खुश होती है कि जो मैं करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, वो मेरी फ्रेंड कर रही है और वो भी मेरे लिए। मार्केट में भी सब देख रहे होते हैं। दादी की मार्केट वाली फ्रेंड तो रोने लगती है। यहाँ दादी कहती है और जापानीज सरकार को लगता है कि हम उनके कंपनसेशन के पैसों के लिए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। उससे ना तो हमारे शरीर पर और ना मन पर लगे घाव भरेंगे और ना ही हमारा खोया हुआ वो बचपन लौट पाएगा। मेरी बस एक ही मांग है कि दुनिया के सामने जापानीज आर्मी और सरकार हम कंफर्ट वुमेन से माफी मांगे कि हाँ, जो हमने उन औरतों के साथ किया, उन्हें कंफर्ट वुमेन बताकर उन्हें जो एक्सप्लॉइट किया, जो अब्यूज किया, वो बड़ा जुर्म था और हमें उस घिनौने जुर्म का पछतावा है। हम कंफर्ट वुमेन ने जो सहा वो किसी और को सहना ना पड़े, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से दादी अपना स्पीच समाप्त करती है और वहाँ सभी अप्लॉज करते हैं। पार्क बड़ा खुश होता है कि दादी ने न सिर्फ अपनी बात दुनिया को बताई बल्कि इंग्लिश में इतना बढ़िया स्पीच दिया उन्होंने। कई देशों से आए हुए लोग दादी को कांग्रेचुलेट करते हैं कि आपने सच बताने की हिम्मत की। लेकिन जापानीज ऑफिशियल्स तो दादी की इंसल्ट करते हैं कि इतना दमदार स्पीच देने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लगता है इतने एविडेंस पेश करने के बाद भी वो खुद को अच्छा साबित करने पे तुले हुए हैं। पार्क तो उनको मारने जाता है लेकिन दादी उसको रोककर जापानीज ऑफिशियल से कहती है कि अपने पैसे तुम खुद चाट कर खा लेना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी आर्मी और सरकार ने जो किया ना, उसके लिए तुम लोगों के मुंह से मुझे बस माफी के 2 शब्द सुनने हैं, जिसे सुनकर मेरी तरह घुट रही कंफर्ट वुमेन को कम से कम थोड़ा सा चैन तो आ जाए। लेकिन जापानीज ऑफिशियल पर कोई असर नहीं पड़ता और वो चले जाते हैं। पार्क कहता है कि दादी आपने बढ़िया स्पीच दिया और इसी खुशी में मैं आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। कहकर पार्क दादी को एक कमरे में लेकर जाता है। दादी एकदम शॉक, क्योंकि वहां होता है दादी का भाई। दादी तो खुशी के मारे उसको गले लगा लेती है और कोरियन लैंग्वेज में पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो कोरियन नहीं जानता लेकिन दादी की आवाज से उसको समझ आ जाता है कि इतने दिन दादी उससे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी और लाइफ में उन्होंने कितने दुख झेले और भाई को देखकर वो कितनी खुश है। वो कहता है आई मिस यू। दादी भी आई मिस यू कह देती है। भाई कहता है कि पार्क ने मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज माफ कर दो दीदी। पार्क ने उनके लिए इतना कुछ किया, इस वजह से वो पार्क से भी बहुत खुश होती है। अगले सीन में वो वापस आ चुकी थी और मार्केट में टहल रही होती है। आजकल वो ज्यादा कंप्लेंट नहीं करती क्योंकि उनको देखकर सभी खुद ब खुद अपनी गलतियां ठीक कर लेते हैं। एक आदमी सिगरेट नीचे फेंकता है लेकिन इससे पहले कि वो जमीन को छूता, वो उसे पैर पर पकड़कर कहता है कि देखा दादी, मैंने नीचे नहीं गिरने दिया, प्लीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मेरी कंप्लेंट मत कर देना। अब दादी दोस्तों पार्क और जीजू को अपने पोते मानती है और सभी एक साथ रहते हैं। और जैसा दादी की फ्रेंड जेन चाहती थी, दादी अब दुनिया घूमने निकल जाती है। एक देश में उनके पासपोर्ट को देखकर वो कहते हैं कि वाह दादी, लगता है कई देशों में जाने का इरादा है आपका। वैसे आपको इंग्लिश आती है क्या? दादी कहती है आई कैन स्पीक। और इसी के साथ दोस्तों ये गजब की मूवी होती है।